हेलो एंड वेलकम। फिजियोलॉजी पाठशाला के सभी दर्शकों का आज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज एक्स्ट्रा ओरल टेस्ट रिसेप्टर्स। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स हैं ये लोकेटेड होते हैं विद इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज द टेस्ट बड। और ये टेस्ट बड्स जो हैं widely dispersed हैं on the tongue and the entire oral mucosa, and the whole structure of the taste bud it resembles that of the slices of an orange. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फिजियोलॉजी पाठशाला के वीडियोस अच्छे लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ अस बिलीव that the work of the taste receptors is complete once the food leaves the mouth and enters the stomach. However, this notion is not entirely correct because जो रिसर्च पिछले 2-3 साल में अब सामने आई है उससे ये पता चला है कि टेस्ट रिसेप्टर्स आर कन्फाइंड नॉट ओनली टू द ओरल रीजन बट आर एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। और अलग अलग ऑर्गन्स में ये टेस्ट रिसेप्टर्स अब आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जैसे कि लंग्स, लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, बोन, टेस्टिकुलर टिश्यू एटसेट्रा एटसेट्रा। हैरान कर देने वाली बात यहाँ ये है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो स्वीट और बिटर रिसेप्टर्स की है, और इसके बेसिस पे एक पूरा मैप तैयार कर लिया गया है पूरी बॉडी का। अब ये जो एक्स्ट्रा ओरल टेस्ट रिसेप्टर्स हैं इनको ढूंढने की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी सन 2014 में, जब पहली बार लिवरपूल यूनिवर्सिटी, जो कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है, वहां के साइंटिस्ट ने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि दे हैव आइसोलेटेड स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स फ्रॉम द एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जब इन दोनों रिसेप्टर्स को यानी कि ओरल स्वीट रिसेप्टर्स और गट स्वीट रिसेप्टर्स को साइड बाय साइड कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि इनमें बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज थी। सबसे पहली सिमिलैरिटी इनमें जो नोट की गई कि ये दोनों तरह के टेस्ट रिसेप्टर सेल्स दे आर एसोसिएटेड विद दी सर्पेंटाइन जी प्रोटीन रिसेप्टर्स। और जो जी प्रोटीन्स इनके साथ एसोसिएटेड थे वो भी सिमिलर थे एंड दे वर दी गस्ट्यूसिन कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद जो सेकंड मैसेंजर पाथवेज इनके कारण एक्टिवेट हो रहे थे वो भी सिमिलर थे एंड दैट इज दी फॉस्फोलाइपेज सी बीटा 2 IP3 डीएजी मैकेनिज्म। देन कुछ डिफरेंसेस भी देखे गए इन दोनों तरह के टेस्ट रिसेप्टर सेल्स में। सबसे पहला कि इनके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं दे वर डिफरेंट। इन केस ऑफ ओरल स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वाज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि इन केस ऑफ गट sweet taste receptor cells the signaling molecule was glucagon like peptide 1। अब जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी रिलीज हो रहा है स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स ओरल रीजन वाले से, वो एक्ट करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, जबकि जो GLP-1 है फ्रॉम दी गट स्वीट रिसेप्टर सेल्स इट कैन एक्ट बोथ एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज अ लोकल एंटेरिक हार्मोन। इसके अलावा इन दोनों तरह के जो रिसेप्टर सेल्स है इनके फंक्शन में भी देयर वाज अ स्लाइट डिफरेंस, और वो ये था कि जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं ऑन द टंग दे आर मेनली कंसर्न विद डिटेक्शन ऑफ द टेस्ट, जबकि जो गट स्वीट रिसेप्टर सेल्स हैं दे आर मेनली कंसर्न विद द डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड नॉट द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट एज सच। GLP-1 की अगर हम फर्दर फंक्शंस को थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो एज अ लोकल हार्मोन जिसकी हमने अभी बात की कि इट कैन एक्ट एज एन एंटेरिक हार्मोन, तो वो एक्चुअली में काम क्या है कि इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ द ओरल ग्लूकोज, और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है एंड दैट इज द इंक्रीटिन इफेक्ट। और ये इंक्रीटिन इफेक्ट होता क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ glucagon like peptide 1 to efficiently dispose of the glucose load which is entering the GIT। और ये एक्चुअली में होता कैसे है इस ग्राफिक की मदद से हम इसको इजीली समझते हैं। देखिए अब यहाँ होता क्या है कि जो ग्लूकोज है व्हेन इट एंटर्स दी स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमन तो इट बाइंड्स टू इट्स गट स्वीट रिसेप्टर्स, और वहां पे IP3 DAG पाथवे के थ्रू GLP-1 रिलीज हो जाता है।
अब इस GLP-1 के दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, एक तो ऑन दी सराउंडिंग एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स और एक ऑन दी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। सराउंडिंग एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स पे इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं GLP-1 के, वो जब एक्टिवेट होते हैं तो फर्दर दो तरह के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का अप रेगुलेशन हो जाता है, एंड वन ऑफ देम इज सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 1 यानी SGLT1, एंड द अदर इज ग्लूकोज लिंक्ड यूनिट ट्रांसपोर्टर 2 दैट इज द GLUT2 रिसेप्टर्स। और इन दोनों तरह के कैरियर प्रोटीन्स की अप रेगुलेशन से देयर इज इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द गट एंड देयरआफ्टर इट एंटर्स इनटू द सर्कुलेशन। जहां तक सवाल आता है GLP-1 के पैंक्रियाटिक इफेक्ट्स का, तो ये अपने बीटा सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके रिलीज करवा देता है इंसुलिन, और फिर ये इंसुलिन इट विल एक्ट ऑन दी glucose which is being absorbed from the gut lumen and will help in the disposal of that glucose. Now जो न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट्स हैं GLP-1 के, अब उनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। Now GLP-1 का एक लोकल एंटेरिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जो इफेक्ट है वो है टू रिड्यूस द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट एंड ओवरऑल रिडक्शन इन द मोटिलिटी ऑफ द एंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग। Secondly, it can also diffuse towards the CNS and act on the hypothalamic neurons to reduce the appetite. स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स के क्लिनिकल इम्प्लीकेशन को समझने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनेस को पिछले काफी सालों से एक सेफ और इफेक्टिव अल्टरनेटिव की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द यूज ऑफ sugar in the food, and this is more so projected towards the diabetics and the calorie conscious people. लेकिन जैसा कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि जो गट स्वीट रिसेप्टर सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, इसकी डिस्कवरी के बाद अब आर्टिफिशियल स्वीटनेस की सेफ्टी प्रोफाइल पे ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। चलिए समझते हैं कैसे। नाउ व्हाट इज सीन इज कि जो नॉर्मली हमारे मार्केट में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो एस्पर्टेम या सैकरिन बेस्ड स्वीटनर्स हैं, और ये जो स्वीटनर्स हैं ये उन्हीं गट स्वीट रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जिनको ग्लूकोज एक्टिवेट करता था, और उसके कारण वही GLP-1 मैकेनिज्म जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गौरतलब बात यहाँ ये है कि अगर हम सिर्फ डायबिटिक्स की बात करें तो उसमें जो ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल स्टिमुलेशन मैकेनिज्म है ये डिफेक्टिव होगा, क्योंकि या तो डायबिटिक्स में इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो सिर्फ एक ही लिम्ब GLP-1 का एक्टिव होगा, और वो है जो कि एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को एक्टिवेट कर रहा था ये GLP-1, जिसके कारण होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की अपटेक जो है उसका रेट बढ़ जाएगा, जबकि इंसुलिन का जो रिलीज है वो उस लेवल तक मैच नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण क्या होगा कि डायबिटिक्स के अंदर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ वर्सनिंग ऑफ देयर ग्लाइसेमिक स्टेटस। After talking about the sweet receptors, now let's shift our attention to the extraoral bitter receptors। और चाहे ये टंग पे हो चाहे कहीं और, इनका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सिमिलर है। लोकेशन की बात करें तो आज हम सिर्फ दो लोकेशंस पे अपनी डिस्कशन को फोकस करेंगे, और वो लोकेशंस हैं एक तो इंटेस्टाइन के अंदर एंड द अदर लोकेशन इज इन दी लंग्स। और लोकेशन की स्पेसिफिकली बात करें तो विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन these bitter receptors are located on the same enteroendocrine cell surface जिनके ऊपर हमने अभी स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स की भी बात की थी। और अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन की या एयरवेज की, तो वहां पे ये बिटर रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द लाइनिंग एपिथेलियम सेल्स। जो साइंटिफिक स्टडीज बिटर रिसेप्टर्स के ऊपर हुई हैं उनमें ये सामने आई है बात कि जो गट के अंदर बिटर रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द मोस्ट डेंस, यानी अगर हम कंपेयर करें नंबर ऑफ बिटर रिसेप्टर्स विद द अदर टेस्ट रिसेप्टर्स स्पेसिफिकली इन द गट, तो सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे बिटर टेस्ट रिसेप्टर्स का ही आएगा।
और जब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की, तो इट इज सीन कि ये जो बिटर रिसेप्टर्स हैं ये सिर्फ बिटर मॉलिक्यूल्स को ही बाइंड नहीं कर रहे, ये रादर टॉक्सिन्स और पैथोजेंस को भी बाइंड करते हैं जो कि एक्सीडेंटली इंजेस्ट हो सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और ये कोई हैरान कर देने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं दे आर यूजुअली बिटर इन नेचर, और इसी कारण से बिटर रिसेप्टर्स को गार्डियंस ऑफ द गट भी कहा जाता है। और ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या है जिसके थ्रू ये बिटर रिसेप्टर्स दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंजेस्टेड टॉक्सिन्स। कमिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इट इज सीन कि जो ये बिटर रिसेप्टर्स हैं व्हेन एवर दे गेट एक्टिवेटेड, सो दे आर activating the same IP3-DAG pathways, and यहाँ पे there is release of the cholecystokinin molecule, और ये जो cholecystokinin molecule है it acts on the receptors located on the adjacent cells and increases the expression of a specific channel protein which then leads to expulsion of the toxins and unwanted substances back into the lumen. Additionally, जो CCK है, it will also activate its receptors on the terminal endings of the vagal nerve, and it will send signals higher up to the central nervous system, specifically to the hypothalamus, and will also help in reduction of the food intake. Similarly, अगर कोलन की बात करें तो जो बिटर रिसेप्टर्स कोलन में है they will upon activation cause release of large amounts of anions and water, और जिसके कारण जो टॉक्सिन्स हैं उनका फ्लशिंग आउट हो जाएगा फ्रॉम दी गट। रिसेंटली कुछ और स्टडीज भी हुई हैं बिटर रिसेप्टर्स के ऊपर, एंड दे हैव एडवोकेटेड दैट the bitter receptors might also be having an important immunomodulatory effect on the gut cells। और ये जो स्टडीज हैं ये ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल माइस मॉडल्स में हुई है, और वहां पे जेनेटिक नॉकआउट किया गया बिटर रिसेप्टर्स का माइस मॉडल्स में, और ये देखा गया कि दीज म्यूटेटेड माइस हैड एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ डेवलपिंग एंटेराइटिस। Now coming on to the bitter receptors in the lungs. Now it is seen that the pulmonary bitter receptors upon activation they block the L-type calcium channels located on the airway smooth muscle cells, and this further leads to the bronchodilation. Now this effect is a game changer for the pharmaceutical industry, since the quinine based agonists of these pulmonary bitter receptors are now being tested and developed so that they can be marketed in future as effective anti-asthmatic drugs। और ये जो एंटी-एस्थमेटिक इफेक्ट है ये सिर्फ ब्रोंकोडायलेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, रादर इट इज अ ट्राइफेजिक इफेक्ट जिसमें कि ब्रोंकोडायलेशन के साथ साथ इट इज these receptors are also resulting in reduction in proliferation of the airway smooth muscle cells। Secondly, airway immune cells के अंदर they cause reduction in the cytokine production, reduction in migration of these inflammatory cells, and also their differentiation rate। The third effect is that the bitter receptors upon activation they cause reduction in the mucus production and clearance of the mucus from the airway epithelial cells। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली बार एक और नए वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।